हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल ले एंड प्लस। सो गाइस, सब कैसे हो? बढ़िया, एकदम क्वारंटाइन में चल रहा है। चलो अच्छा ही चल रहा है। सो गाइस, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट को लेकर आने वाले हैं। अब तक आपने देखा होगा कि हम लोग क्रिमिनल को छू चुके हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियोस बना चुके हैं और इन सब पे हम बेसिकली मोस्टली बना ही चुके हैं। आज हम एक नया सब्जेक्ट लाने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ। ये गाइस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है कि बहुत से लोगों को ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मतलब पता इन द सेंस कि उनको ये नहीं पता होता कि ये सब्जेक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे लग रहा है। आपको क्रिमिनल लॉ के बारे में पता रहता है क्योंकि आप देखते रहते हो, क्राइम्स हो रहे हैं, है ना, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है, सब आप देखते रहते हो, तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी आता है उसको पढ़ने में। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया रहता ही है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको आइडिया रहता है, सिविल लॉ के बारे में आइडिया रहता है। लेकिन ये ऐसा लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, जिसके बारे में बहुत से लोगों को ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं रहता है क्योंकि इन्हें ये नहीं पता होता कि डे टू डे लाइफ में कहाँ लग रहा है, लग भी रहा है तो कहाँ लग रहा है, मतलब आइडिया नहीं है। जबकि ये ऐसा लॉ है जो हमसे बहुत ही क्लोजली अटैच है, मतलब हमारा एक हिस्सा ही है ज़िंदगी का। जो भी हम करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ लग ही रहा होता है। तो आज हम वही समझने वाले हैं। आज हम इसका बैकग्राउंड ही समझेंगे। बैकग्राउंड से मेरा मतलब ये नहीं है कि बैकग्राउंड मतलब इसकी हिस्ट्री की, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ से आया, कौन से टाइम से में शुरू हुआ, ये सब नहीं। इस बैकग्राउंड का मतलब कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये डे टू डे लाइफ में कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, क्या होता क्या है, बेसिक सा एकदम। आज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ है हमारा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ है, तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे इसको। तो चलिए एग्जाम्पल से ही इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल ये है कि आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग ट्रैवल तो करती होगे, ऑब्वियसली करती होगे ट्रैवल। और कुछ लोग हैं जो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, है ना। तो जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो आपको एक टिकट तो मिलती है ना, कि बिना टिकट नहीं जाते हो। चलिए ठीक है, तो आपको टिकट मिलती है। तो उस टिकट के पीछे जब आप देखते हो तो कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके रहते हैं कि जैसे कि आप मान लो ये चीज़ें नहीं ले जा सकते, या ये चीज़ें जो सिर्फ ये अलाउड है, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लेके रहते हैं, जैसे कि मान लो आप नाइफ नहीं ले जा सकते, आप चाकू नहीं ले जा सकते, आप वेपन नहीं कोई ले जा सकते जब आप फ्लाइट से जा रहे हो, है ना। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके रहते हैं। कुछ जगह बोर्ड्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, ऐसे साइंस बने रहते हैं कि आप ये अलाउड नहीं है ना। और टिकट के भी पीछे ऐसे साइंस बने रहते हैं, ये सब अलाउड नहीं है। तो अभी आपने सोचा है कि यार ये कौन हमें कह रहा है, कौन सी चीज़ है जो हम पे ये ऑब्लिगेशन डाल रही है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं लेके जाऊँ, या फिर मैं ये चाकू चूड़ी नहीं लेके जाऊँ। कौन कह रहा है मुझे? हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, या कौन कह रहा है, मतलब या मेरा इंडियन का लॉ कह रहा है? सब कौन कह रहा है? ये कौन मुझ पर ऑब्लिगेशन डाल रहा है? तो ये ऑब्लिगेशन हमारे इंटरनेशनल लॉ डाल रहा है। कौन डाल रहा है? ये इंटरनेशनल लॉ है जो आपको कह रहा है, जो आपको कह रहा है कि आप ये सब नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये सब कुछ रेगुलेट करती है, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ट्रीटी के थ्रू फॉर्म हुई है, जो कि एक कन्वेंशन के थ्रू फॉर्म हुई है, जिसका काम है, जिसका एम ऑब्जेक्टिव है एविएशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको रेगुलेट करना। तो ये जो आप पे ऑब्लिगेशंस आ रही है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ रही है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑब्लिगेशन डालती है कि आप लोग ये सब जब भी फ्लाइट के थ्रू जाओ तो ये चीज़ें आप नहीं ले जा सकते। तो ये क्या है? इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ आ रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में, है ना। जिसको कौन रेगुलेट कर रहा है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कन्वेंशन। तो हर चीज़ के पीछे ट्रीटी है, हर चीज़ के पीछे कन्वेंशन साइंड है, ठीक है। ये रहता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। और क्या ले सकते हैं? चलिए फ्लाइट से हम लोग एरोप्लेन से ही ले रहे हैं, फ्लाइट से रिलेटेड ही ले रहे हैं, तो एक और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपने पाकिस्तान से फ्लाइट करी, पाकिस्तान टू यूएस, ठीक है। अब आप जब पाकिस्तान से यूएस जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे कोई किसी की कंट्री की टेरिटरी पड़ती नहीं है। ऑब्वियसली जब आप जा रहे हो तो किसी ना किसी कंट्री की टेरिटरी नीचे पड़ती है ना। तो मान लीजिए आप पाकिस्तान से यूएस जा रहे हो, तो मान लीजिए उस बीच में, उस
रूट के बीच में इंडिया की टेरिटरी पड़ती है जिसके ऊपर से आपका प्लेन निकलता है। तो कभी आपने सोचा यार ये हमें राइट कहाँ से मिल रहा है? अब ये राइट कहाँ से मिल रहा है कि हम किसी की भी टेरिटरी के ऊपर से निकल सकते हैं? किसने राइट दिया ये? मतलब इतनी प्यार से इतनी आसानी से हम किसी की भी टेरिटरी के ऊपर से निकल रहे हो और वो कंट्री कुछ नहीं कह रही है। मतलब अगर पाकिस्तान से प्लेन उड़ा और इंडिया के ऊपर से निकल रहा है तो इंडिया कुछ नहीं कह रहा है, इंडिया कह रहा है चले जाओ। मतलब कौन ये राइट दे रहा है उस प्लेन को? कौन दे रहा है राइट आपको कि आप ऊपर से निकल सकते हो किसी टेरिटरी को? तो ये इंटरनेशनल लॉ है। इंडिया चाहे तो ये कह सकता है कि भाई मैं सस्पेंड कर रहा हूँ आपके ओवर फ्लाइट्स, आप हमारी टेरिटरी के ऊपर से प्लेन नहीं निकाल सकते, है ना? ऐसा कह सकता है इंडिया, बिल्कुल कह सकता है। तो लेकिन वो एक कन्वेंशन है, उसके पीछे एक कन्वेंशन साइन किया गया है जो हमें ये देता है कि हम किसी भी की टेरिटरी के ऊपर से निकल सकते हैं। ठीक है, ये रखना। तो कैमरा रोज तो चलते रहते हैं अक्सर वीडियोस में, है ना? ठीक है, तो ये आपको समझ में है ना? तो इसके पीछे भी एक इंटरनेशनल लॉ है, इसके पीछे भी एक कन्वेंशन है, इसके पीछे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब कुछ रेगुलेट करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं तो आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कैसे डे टू डे लाइफ में हमारे इंटरनेशनल लॉ लग रहा है। अब समझिए, ये अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर ठीक है, अब ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ? मतलब हम ये कैसे समझें कि कोई भी इशू है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का है कि वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का है? क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं ना, ये जनरली हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को ही बोलते हैं, और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप हमें समझनी होगी कि डिफरेंस क्या है भैया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। तो उसको हम समझते हैं एक इस एग्जाम्पल से। ये एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये यूएसए है, ये और ये इंडिया है। ये यूएसए की टेरिटरी है, ये है इंडिया की टेरिटरी। ठीक है, ये है ए भाई साहब जो यूएसए के सिटीजन है, हाय, है ना? और ये है हमारे इंडिया के सिटीजन जो कि बी है, नमस्ते। ठीक है, तो अब ये दोनों भाई साहब हैं। ठीक है, ये जो बी भाई साहब हैं इंडिया के, इनका काम है, इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये है जो ए भाई साहब, ये इन्हीं के गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारी बात क्लियर है ना? तो मान लीजिए भाई साहब ने तो कोई गुड्स भेजा, तो इनका क्या काम है? उस गुड्स को लेना। तो इनके बीच में आप देखोगे एक रिलेशनशिप, एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है ना? अगर आप देखोगे तो इनके बीच में क्या है? रिलेशनशिप है ए और डी के बीच में। तो ये जो रिलेशनशिप रेगुलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स के बीच में है रिलेशनशिप वो कौन रेगुलेट करता है? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट पर्सन ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब ये नहीं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ये नहीं है कि सर उत्तर प्रदेश तो सर इसमें दिख ही नहीं रहा। सर उत्तर प्रदेश कहाँ है? ना मध्य प्रदेश है सर, एक ऐसा सा स्टेट है। यहाँ पे स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्रीज। इंटरनेशनल लॉ में हम स्टेट्स को कहते हैं कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो एक स्टेट है यूएसए और एक स्टेट है इंडिया। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो स्टेट मतलब समझ रहे होंगे आप। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट पर्सन ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अब मान लो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस ऐसे क्यों कहते हैं? इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस क्यों कहते हैं? ये बी भाई साहब थे, इन्होंने कुछ गुड्स भेजे ये जनाब को, ये हेलो हाई को भेजा, ये हेलो हाई को भेजा इन्होंने कुछ गुड्स। ये हेलो हाई ने बोला यार ये तो गुड्स खराब है यार, ये तो गुड्स डिफेक्टिव है, मैं तो लूँगा ही नहीं ये गुड्स, तुम जो कर लो मैं नहीं ले रहा है गुड्स। बी ने कहा यार मैंने तो सही से भेजे थे, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ, है ना? तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया इनके बीच में। बी कह रहा है कि भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ के हिसाब से अगर मैंने कोई गुड्स भेजे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट इशू में आ गया क्योंकि ए कैन सू बी क्योंकि उसे डिफेक्टिव गुड्स भेजे हैं। तो बी ने कहा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भाई साहब अगर मैंने आपको कुछ भेजा है और आप एक्सेप्टेंस ना दो, उससे पहले अगर मैं अपना रिवोकेशन का कुछ भेज देता हूँ तो वो रिवोक हो जाएगा।
वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाएगा। और मैंने अपना रिवोकेशन भेज दिया था, जैसे ही मैंने गुड्स भेजे थे उसके कुछ दिन में ही मैंने रिवोकेशन भेज दिया था आपके एक्सेप्टेंस से पहले। ये भाई साहब ये हेलो हाई ने बोला कि नहीं ऐसे कैसे, हमारे यूएसए के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो लिखा है कि एक बार आपने गुड्स भेज दिए, एक बार आपने गुड्स भेज दिए तो यू कांट रिवोक। अब ये मेरे पे है कि मैं रिवोक करूं या ना करूं, या मैं इसको एक्सेप्ट करूं या मैं उसको रिवोक कर दूं कॉन्ट्रैक्ट को, है ना। और मैं तो तुम्हें सू करूंगा। अब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दोनों कंट्री के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दोनों के लॉज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो अब इसको कौन सॉल्व करेगा, कौन इसको इस इशू को कौन सॉल्व करेगा? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। कौन करेगा? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ करेगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे होता है? आर्बिट्रेशन, यूनिवर्सिटी ट्रायल, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका आएगा? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट आएगा इस केस में। ठीक है, तो इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट एंड जनरली कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन द लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स यूएसए। ठीक है, तो समझ में आ गई ना बात? क्लियर है इतना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज को कहते हैं कि लॉज में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जनरली। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ये है जो ऊपर रेनबो बन रहा है, ये यूएसए की टेरिटरी और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है, स्टेट का जो रिलेशन है, वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स। तो अगर ये जनाब ये हेलो हाय डिप्लोमेट होते और ये मान लो बी नमस्ते इंडिया वाले बी भाई साहब, अगर ये अपने डिप्लोमेट होते तो ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते। डिप्लोमेट मतलब जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, जो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है। तो कौन सा रिलेशन, तो कौन उसको रेगुलेट करता है उनकी रिलेशनशिप को? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करता। क्लियर है? तो ये चीजें हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, कौन सा इशू पब्लिक का है, कौन सा इशू प्राइवेट का है। ये इस एग्जांपल के अनुसार आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर ही होगा। अब एक एग्जांपल और था जो मैं आपको बताना चाहता था कि मान लो मैंने ये शर्ट खरीदी, मैं अब्रॉड गया, मैंने ये शर्ट खरीदी। ठीक है, तो जब मैं एयरपोर्ट पे आया, इंडिया के एयरपोर्ट पे आया, तो कहीं पे भी आया मैं एयरपोर्ट पे, इंडिया में कहीं पे भी आया, तो आपको देखा होगा आपने ग्रीन चैनल का कॉन्सेप्ट सुना हो। ग्रीन चैनल क्या होता है? जिसके थ्रू आप गुड्स इजीली ले जा सकते हो। अगर आप कुछ अब्रॉड से गुड्स लेके आए हो तो उस ग्रीन चैनल के थ्रू आप वो गुड्स ले जा सकते हो विदाउट एनी डिक्लेरेशन। विदाउट एनी डिक्लेरेशन का मतलब मुझे डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे अथॉरिटीज को कि मैं गुड्स लेके आया हूँ या मैं ये शर्ट लेके आया हूँ, मैं ये फ्रीली ले जा सकता हूँ। कुछ गुड्स होते हैं जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई मैं ये लेके आया हूँ, इसको आप चेक करो या अथॉरिटीज को बताना पड़ता है। लेकिन ये ऐसे गुड है जो मैं ग्रीन चैनल के थ्रू ले जा सकता हूँ। तो आपको ये सोचोगा ये ग्रीन चैनल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ये मैं इतने ईजिली तरीके से ले जा रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है? ये भाई साहब इंटरनेशनल लॉ से आ रहा है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे ब्रसेल्स में, जो ये सब रेगुलेट करती है। ग्रीन चैनल का कॉन्सेप्ट जो भी है सब कौन करता है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन करती है। आप समझ रहे हो ना कि हर चीज़ के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कन्वेंशन से आई है और जो इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करा रही है ट्रीटीज के थ्रू। और ये ट्रीटीज ऐसा नहीं है कि एक आध दिन में या फिर 5-6 महीने में बन जाती है। ये ट्रीटीज के पीछे बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल। जो लॉज ऑफ सीज से रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन, वो 10 साल में बना, मतलब 10-11 साल लगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत टाइम लग जाता है एक ट्रीटी को फॉर्म होने में, उसको इन्फोर्स कराने में। तो काफ़ी वेल डिस्कस होता है, काफ़ी अच्छे से इसको देखा जाता है, फिर यही सब होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल एक है कि जहाँ पे हमारे इंटरनेशनल लॉ डे टू डे लाइफ में लगता है। तो एक डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ की, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। International law consists of rules and principles of general application dealing with the conduct of the state and of international organization in their international relation with one another and with private individuals, minority groups and transnational companies. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बहुत एलॉबरेट करना पड़ेगा। अभी तो हमने बहुत बेसिक समझा है, अभी हमने कंडक्ट ऑफ द स्टेट समझा कि इंटरनेशनल लॉ क्या करता है,
कंडक्ट ऑफ द स्टेट को रेगुलेट करता है कि भाई स्टेट कुछ गलत ना कर दे, उसके कंडक्ट को रेगुलेट करता है कौन? इंटरनेशनल लॉ। ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी रेगुलेट करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी। ये हम सब समझेंगे, ये सब्जेक्ट एंड सोर्सेज में आ जाती हैं सारी चीज़ें। सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे, इसके आगे जो आएंगे। नहीं, अभी हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया कि क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, क्लियर है गाइस? इतना आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि कहाँ कैसे डे टू डे लाइफ में लग रहा है ये। अब जो हमारा इसका अगला वीडियो हम जो लेके आएंगे वो होगा इस इंटरनेशनल लॉ इज एक्चुअली अ लॉ और नॉट। क्योंकि ये भी एक बहुत, क्योंकि आपने चल ठीक है आपने पढ़ लिया ऊपर ऊपर से ये सब कि हाँ ऐसे ऐसे लग रहा है, लेकिन लॉ क्या होता है यार? लॉ होता है जिसमें एक लेजिस्लेचर हो जिसको वो बनाए, एक कोर्ट हो जो उसको रिव्यू करे, है ना, एग्जीक्यूटिव हो जो इन्फोर्स कराए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ हमने देखा ही नहीं ऐसा कुछ। तो ये कैसा लॉ है? तो ये भी हम समझेंगे अगले वीडियो में कि इंटरनेशनल लॉ इज एक्चुअली अ लॉ और नॉट। ठीक है, तो यार अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और मज़ा आया हो कुछ एग्जांपल्स हमने दिए सुन के, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ये एमिकस को, और प्लीज़ सपोर्ट करें गाइस, है ना, बहुत सपोर्ट की जरूरत है हमें। एंड अब कुछ ऐसा नहीं रह गया इसमें जो मैं सोच रहा हूँ कि कवर करूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेक्ट हो गया आपका, ये मैंने बता दिया। डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो कैसे होगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ करें और सेफ रहें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है घर पे रहें, बिल्कुल भी लॉकडाउन को ना तोड़ें, क्योंकि इंडिया रिकवर कर सकता है बहुत इजीली अगर हम लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे, थैंक यू।